और इतना ही नहीं, आपका जन्मस्थली महू छावनी जहां एनओसी नहीं मिल रही थी, जब आडवाणी जी गृह मंत्री बने तो उन्होंने एनओसी नहीं बल्कि जो उसका जन्मस्थली का भी सौंदर्यीकरण भारतीय जनता पार्टी की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 26 अलीपुर रोड जहां अंतिम सांस ली थी, उसको दलित समाज के तमाम लोगों जिसमें मैं भी शामिल था दम लगा कर मर गए कि ये बाबा साहब के अंतिम सांस वाली जगह मिले। लेकिन कांग्रेसियों ने अपने व्यक्ति को जमीन दे दी, लेकिन एनडीए में 16 करोड़ रुपए में खरीद करके वाजपेयी जी ने आज जो 26 अलीपुर रोड 200 करोड़ से उसका अंतरराष्ट्रीय स्मारक बनने का काम किया है। 15 जनपद रिसर्च एंड अम्बेडकर इंस्टीट्यूट जो है, 2.5 गज जमीन बाबा साहब को नहीं मिली, वो 2 तीर्थ स्थल 15 जनपद और 26 अलीपुर रोड दिल्ली जैसी जगह में अपने 4.5 साल के कार्यकाल में बना करके दिया है। एक आश्चर्य की बात है कि बाबा साहब को लोगों ने, विशेषकर कांग्रेसियों ने, क्योंकि कांग्रेसियों ने जात पंथ धर्म की खेती पैदा की, भारत के 2 टुकड़े भी इन्होंने ही किए। अपने हित साधने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने अपने 550 रियासतों को एक करने का काम किया, उनको भी सम्मान इन्होंने नहीं दिया। ऐसे लोगों ने सरदार पटेल हो, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो, इनको सम्मान तो बहुत दूर की चीज थी। संविधान सभा में जब बाबा साहब जब गए थे, जब पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भिजवाने का काम किया, दलितों को गुमराह किया जाता है ब्राह्मणवाद कह करके, लेकिन बाबा साहब के जीवन में प्राइमरी पाठशाला में डॉक्टर अंबेडकर नाम की उपाधि देने वाले भी ब्राह्मण अध्यापक थे। शाजीराव गायकवाड़ के यहाँ छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जाने का वो भी ब्राह्मण ही थे। लेकिन कांग्रेसियों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को अपनी नैतिकता को खत्म करते हुए उनको जाति के उसमें सिमट दिया। जब पहली सरकार आई जिसने 2 दिवसीय संसद में चर्चा करा करके देश को और विश्व को दिखाया कि डॉक्टर अम्बेडकर खाली संविधान निर्माता नहीं थे, बल्कि जो आज आरबीआई है, योजना आयोग है, पानी का निबंधन है, सीमाओं की व्यवस्था है, ये सारा श्रम कानून जो आज 8 घंटे देख रहे हैं, लेफ्टिस्ट भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से परेशान थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने मजदूर और मालिक के बीच का संबंध को बनाने का काम किया। चंदा धंधा लेफ्टिस्ट का बंद हो गया था। घोर दुश्मन बाबा साहब मानते थे बाबा साहब को ये लेफ्टिस्ट। और अभी 2 दिन संसद में चर्चा करा करके डॉक्टर अम्बेडकर को पूरे विश्व में एक पताका फहराई। और इतना ही नहीं, बाबा माननीय मोदी जी ने कहा कि आज मेरे जैसे चाय बेचने वाले को जो देश का प्रधान मौका मिला है, डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत मिला है। ये आज तक किसी ने नहीं कहा। 26 नवंबर 1949 जो संविधान समर्पित किया गया था, उस दिवस को भुला दिया गया। लिखने वाले का नाम ही भुला दिया गया था कांग्रेसियों ने तो। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। दलितों के नाम पर दोहन करने वाले लोग, चाहे महर्षि वाल्मीकि जी हो, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी हो, चाहे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हो, चाहे झलकारी बाई हो, सामाजिक ऋषि और मुनि और पुरोधान को अगर सम्मान देने का काम किया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी समस्त टीम को है। इसके साथ साथ जो मैं अब, क्योंकि कुछ चीजें आती है कि भाई एक मुद्दा बहुत उठा एट्रोसिटी एक्ट का, चूंकि मैं पेशे से एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट भी हूं।
जब 89 में 90 में जब अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम बना तो उसमें खामियां थी। 2015 में जब ये अभी देखा गया तो खाली पहले सरकार में 22 बिंदुओं पर अत्याचार अधिनियम लगता था, लेकिन मोदी जी की सरकार आई तो सबसे पहले उसको जो 47 ऐसे बिंदु जोड़े गए जो अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम लागू हो। कुछ चाहने वाले सुप्रीम कोर्ट चले गए और वो 20 मार्च 18 को रिजल्ट आया तो देश में भूचाल मच गया और लोगों ने तो पार्टी को ही कोसना शुरू कर दिया। लेकिन आज मैं मीडिया के सामने चूंकि एडवोकेट होने के नाते से वो भी उजागर करूंगा। एफआईआर जो दर्ज होती है वो थाने में दर्ज होती है, किसी मौसी चाची के घर में दर्ज नहीं होती है। एक इंडिपेंडेंट संस्था है पुलिस, और मुकदमा भी जो चलता है वो अदालत में चलता है, वो किसी घर में नहीं चलता है। लेकिन कुछ मंचलों ने उसे गुमराह करके कि ये तो सामान्य वर्ग के विरोध में है। धारा कोई सी हो, 376 हो, 354 हो, 498 हो, दुरुपयोग किसी का भी हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग न हो इसके लिए तो अदालत बना है, थाना बना है, अन्य भी संस्था है। लेकिन भेंट चढ़ा दी हमारी पार्टी, 2 अप्रैल को भूचाल मचा दिया। और 2 अप्रैल को जो घटनाक्रम था वो पार्टी के खिलाफ नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ था। लेकिन कांग्रेसियों ने, लेफ्टिस्ट ने उसमें पलीत लगाने का काम किया, उसमें आग लगाने का काम किया। कांग्रेसियों ने अभी 700 करोड़ रुपए कॉमनवेल्थ में जो दलितों के हितों का पैसा था वो खाने का काम किया, उसका वो हिसाब नहीं दे सकते। 1920 में 80% मिटाने के लिए नेहरू परिवार ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए इकट्ठा किया, लेकिन 80% मिटाने के नाम से 7,000 रुपए खर्च किए। ऐसा परिवार जो 4.5 साल पर भ्रष्टाचार और आरोप लगाए, क्या अपना गलेवान झांक करके नेहरू जी, अब तो चूंकि गांधी परिवार हो गया, मैं राहुल से पूछूंगा क्या हिसाब देंगे? उनके मरहूम नाना जीप घोटाले से शुरू हुए और वो जो है उनके पापा से चल करके अब तो बहनोई तक, जीजा तक भी पहुंच गया, बाटला तक, वो उसका हिसाब नहीं दे सकते। 4.5 साल की सरकार पर एक आरोप नहीं है। और अनुसूचित जात के हितों की सुरक्षा के लिए यहां एक नागराजन केस था, उसमें डीओपीटी की तरफ से आरक्षण पदोन्नति बदल दिया गया था। जो बेचारा डीवाईएसपी था वो दरोगा कर दिया, जो एक्शन था वो जेई कर दिया। लेकिन इसका कौन जिम्मेदार है? इसके जिम्मेदार कांग्रेस है। मायावती की माया कांसीराम जी की काया बड़ी बहना बनी है, उत्तर प्रदेश में मुखिया थी, उसके ठेकेदार है। हाई कोर्ट में एसएलपी में वो जवाब नहीं दाखिल कर पाई और डिमोशन उनके पीरियड में हुआ था। और मायावती एट्रोसिटी एक्ट की बकवास करने वाली महिला क्या जवाब देगी? क्या उन्होंने अपना गजट में 2007 में सरकार में थी तो उन्होंने ही जो है अपना नोटिफिकेशन जारी करके अधिकारियों को कहा था कि ये एट्रोसिटी एक्ट सिर्फ मर्डर में लगे, बलात्कार में लगे और किसी में नहीं लगे। और आज वो दलितों की रहनुमा बनना चाहती हैं, जिसको मैंने लिख लिख करके भाषण सिखाए। हाथी का हिंदुस्तान का सबसे पहले आवंटी मैं रहा हूं। हाथी की सवारी मायावती झूठ और माया कांसीराम की नेक कमाई को बेच करके खाने का काम किया। लेकिन यह सरकार ने अभी कुछ आंकड़े भी मैं देना चाहूंगा। जनधन योजना, इस जनधन योजना में 33.30 करोड़ बैंक खाते खुले। बाद बाकी अमीरों के घरों के खाते और बैंक का सिस्टम तो नॉलेज है, लेकिन सबसे ज्यादा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग था, जिनकी बहनों के घड़े में पैसे रखे, गद्दे में रूई में छिपे पैसे बेचारा पति ले जाता था खर्च करने के लिए। आज बहनों का पैसा जमा हुआ, ब्याज की दर और उनको एक अमाउंट भी प्रावधान हुआ। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग का पैसा। जन सुरक्षा योजना में 20.69 करोड़ लोगों को सुरक्षा कवर प्रदान किया गया।
किफायती आवास योजना में 1.25 करोड़ गरीब लोगों के आवास प्रदान किए गए। मुद्रा बैंक योजना में 15.33 छोटे उद्यमी को बैंक लोन प्रदान किया गया। 1.25 लाख बैंक को निर्देशित किया गया कि एक अनुसूचित जाति वर्ग का व्यक्ति, एक महिला, सभी 1.25 लाख बैंक अब नौकरी। ये पहले देश के मुखिया जिन्होंने कहा नौकरी लेने वाला नहीं देने वाला बनना है, और वो निर्देशित ही नहीं किया, जमीनी हकीकत उतारने का काम किया। आयुष्मान भारत बेचारा गोली कैप्सूल खाने के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन पहली सरकार है जिसने आयुष्मान भारत के अंदर अभी तक 50 करोड़ लोग मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्राप्त कर चुके हैं। सौभाग्य योजना 2.40 करोड़ लोगों के घरों तक बिजली पहुंची है। बहुत आश्चर्य की बात है, 18,000 गांव जब आजादी से लोगों की रोशनी ले रहे थे, लेकिन आजादी मिल गई, 18,000 गांव में रोशनी नहीं थी। उसमें कौन थे? अनुसूचित जाति वर्ग का ही अधिकांश तबका था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 13.98 करोड़ लोग सुरक्षित इस योजना का, और 2 लाख की दुर्घटना बीमा योजना, सालाना प्रीमियम मात्र 12 रुपए में। प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना 5.47 करोड़ लोग सुरक्षित इस योजना का, 2 लाख का जीवन बीमा। उज्ज्वला बहनें मात्र शक्ति अपना चूल्हा फूंक करके आंखों में से आंसू बहाती थी। देश को मुखिया को चिंता हुई, जब लंबी कतार लगती थी गैस लेने के लिए, लेकिन 6 करोड़ परिवार, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति वर्ग का है। स्वच्छ भारत अभियान में बहन बेटियों की इज्जत लुटती थी। पैसे वालों के घर में सुलभ शौचालय है, लेकिन स्वच्छ भारत योजना का भी सबसे बड़ा अगर मौका मिला, 9.68 घरों में शौचालय का निर्माण, महिला डोने की कुप्रथा का भी अंत किया गया। सुकन्या वृद्धि योजना 1.5 करोड़ खाते खोलकर महिलाओं को सशक्ति प्रदान की। जिस टेरिटरी में बैठे हैं हरियाणा, जहां 832-34 का रेशियो था 1000 पर, वो 9 से 14 पर पहुंचा है। कन्या पढ़ाओ कन्या बचाओ कन्या पढ़ाओ, ये हरियाणा का आदेश माला की जगह है, जो सबसे ज्यादा हरियाणा बदनाम था, और उसमें बदनाम में सबसे ज्यादा गरीबी की रेखा और वो अनुसूचित वर्ग वंचित लोगों की हालत थी। स्टार्टअप और स्टैंड अप योजना के तहत प्रत्येक बैंक की शाखा को निर्देश किया गया कि कम से कम एक, जैसा कि मैं बता रहा था, आज लाभार्थी 22 करोड़ लोग, जो भारत सरकार ने 4.5 वर्ष में जो योजनाएं दी, लेकिन एक कुनबा पूरा तरह से राजपाट करता रहा, वो उसका हिसाब देने का बही खाता नहीं है। उसके जमाने में बहुत बापाई लूटते हैं। आरटीआई थी, आरटीआई जिले से चलती थी, स्टेट तक पहुंच जाती थी, सालों गुजर जाते थे। अब आरटीआई नहीं, उनके पिताश्री कहते थे कब 1 रुपया भेजते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। अभी मैं चूंकि डिजिटल इंडिया देश के मोदी जी, और ये सेल्फी अभी टक टक करके पैसे डालोगे, और अब तो आपके सेकंड भी नहीं लगेगी कि कितना पैसा आया कितना गया। अब आरटीआई का जमाना नहीं है, मरहूम राजीव गांधी जी का जमाना नहीं है। ये सबका साथ सबका विकास, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा, एक ऐसी पार्टी है, यही पार्टी है जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई बन सकता है। यहां घर की जन्मपत्री से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनते, प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है। मैं, मेरा कुनबा देश तो हाशिए पर है ही नहीं, लेकिन ये पार्टी है कि देश का, यहां दलित भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, और प्रथम नागरिक राष्ट्रपति बनने का भी मौका हमारे आदरणीय कोविंद जी को मिला। गवर्नर भी अभी बने, राज्यसभा भी बने, और मेरे जैसे व्यक्ति को भी रिजर्व होने से नहीं, डिजर्व होने से मैं चेयरमैन
पैसेंजर सर्विस कमेटी बनाया गया हूं। तो इसलिए आज ये जरूरत पड़ी कि देश को लोग गुमराह कर रहे हैं। अगर ये दलित विरोधी होती तो राष्ट्रपति बनाए जाते, अगर ये सामान्य वर्ग विरोधी होती तो बहुत ढोलता से पीटे गरीबों के नाम से, सामान्य वर्ग के नाम से। लेकिन हिम्मत थी यशस्वी प्रधानमंत्री उनकी सरकार में तो 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीबी को उत्थान के लिए देने का काम किया और पार्लियामेंट दोनों सदन से पास करने का काम किया। ये पहली सरकार है जिसकी कथनी और करनी में फर्क नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज देश में अभी पिछले दिनों 5 राज्यों के चुनाव जिसमें मध्य प्रदेश स्वयं भी इंचार्ज था, हमारा वोट परसेंट बढ़ा है। हम 35 सीटों पर नेक टू नेक चल करके 10 और 15 वोट और 25 वोट से आ रहे हैं। एक 5 लाख नोटा में गया है। 2019 ये भारतीय जनता पार्टी माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और 2019 संगठन इस समय देश में कोई संगठन नहीं है जो जमीन की तह तक बस्ती प्रमुख, मोहल्ला प्रमुख, पन्ना प्रमुख, छात्र प्रमुख, लाभार्थी 22 करोड़, इतनी परत दपरत संगठन देश में किसी का नहीं है जो वोट बैंक को लाए, सोचे। दूसरा एक और भी चीज कहना चाहूंगा, गठबंधन हुआ है फिलहाल में, हालांकि यहां ज्यादा असर नहीं है, लेकिन अब तो असर कहीं रहा नहीं। ये विपक्षियों का भानुमती का कुनवा इकट्ठा हुआ है। मैं भी लंबे टाइम उस कुनवे में से एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं और जन्मदाता भी रहा हूं। बीपी सिंह से लेकर के, चंद्रशेखर से लेकर के, देवगौड़ा से लेकर के कोई भी गठबंधन चंद दिन और महीनों से ज्यादा नहीं चला है, क्योंकि विचार अलग है, सोच अलग है। मायावती जी को आपके माध्यम से, टेरिटरी के माध्यम से कहना चाहूंगा, मायावती जी, कांग्रेसियों ने जीवन पर्यंत बाबा साहब को सताया, लेफ्टिस्ट ने हमेशा दुश्मन माना और सरेआम आबरू मुलायम सिंह उसके कुनवे ने तुम्हारी उतारी। किस समाज की रहनुमाई के लिए राजनीति कर रहे हो? क्या समाज को गुलाम, दास और बेइज्जत आबरू उतरवाने के लिए मायावती राजनीति कर रही है? तो ऐसी राजनीति को दलित समाज को गलतफहमी छोड़ दे कि 2019 में जिस समाज के लिए वो बनी थी वो समाज किसी भी सूरत से बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं भी दौरे करके आया हूं, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, सैलाब है। तो मायावती जी को लिख लिख के भाषण ABCD सिखाने का काम मैंने किया, हाथी मैं लाया, मुकदमा मैंने झेला। तभी तो मैंने कहा था, 2009 में कहा था, राष्ट्रीय अधिवेशन में माननीय राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे, हाथी मायावती के पास है, महावत बीजेपी के पास आ गया है। बिगड़ेल हाथी को जड़ी बूटी से सही करूंगा, अगर उससे सही नहीं हुआ तो जो उसका अंकों से चुभो करके उसको लाइन में कर दूंगा। गलत फहमी छोड़ दे। मायावती अपनी अस्मिता को बचाने के लिए 100 कुंटल के लोग एक हुए हैं, इनका सब कुछ न कोई नियत है न नीति है। इसलिए एक और भी चीज आपके चैनल के माध्यम से, आपके इस टेरिटरी के माध्यम से अवगत करना चाहूंगा। 2019 है केंद्र का चुनाव, इसमें केंद्र के नेता को नेतृत्व करना है। क्या देश की जनता उस पप्पू को, राहुल को लाइक करेगी या दूसरे पप्पू अखिलेश को लाइक करेगी या दोनों पप्पुओं की बुआ को लाइक करेगी? ये देश सब जानता है और देश देख रहा है। ना पप्पुओं को लाइक करेगी ना उसकी बुआ को लाइक करेगी। अगर लाइक ही कर रहे होते, लाइकवर होते, कामदार होते तो ये नाम क्यों उजाड़ते? सही बात है, क्यों उजाड़ते? राहुल को बेचारे को चिंता पड़ी है, लेकिन दादा मरहूम फिरोज गांधी की कब्र पर कभी चादर चढ़ाने नहीं गया। इसलिए आज आप लोगों के मध्य सरकार की, पार्टी की नीति, रीति और नेताओं की नीयत, इसको मैं उजागर करने के लिए आपके सामने आया हूं।
बाकी जो भी आपके प्रश्न होंगे उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। बहुजन समाज पार्टी को आपने किस वजह से छोड़ा? बानसिफ DS4 बसपा के संस्थापकों में से मैं प्रमुख हूं और मैंने अपने बच्चे भी कुर्बान किए जिनकी मिट्टी नसीब नहीं हुई। धन और दौलत तो थैली भी मैंने कांसेब को तोड़ने की सबसे पहले हिंदुस्तान में मैंने शुरू की, मायावती को थैली मैंने दी। लेकिन जो मिशन बाबा साहब का मिशन अधूरा कांसीराम करेंगे पूरा, वो दलित की बेटी दौलतमंद बन गई और धन वाली बाहुबलियों के बीच कांसीराम जी को गहरी नींद सुला दिया। जिसकी मां के कोख में जन्म हुआ, मां को भी देखने नहीं दिया। मैं उसका संपूर्ण समय तक विरोध करता रहा और एक नहीं अनेक मुकदमे मायावती ने लगाए। और जिस गेस्ट हाउस कांड मुलायम सिंह ने लगाया 3 मई 1992 को, तो मायावती ने गेस्ट हाउस कांड मुझ पर लगाया था। जो जात की सगी नहीं, जो समाज की सगी नहीं, वो तो कहीं किसी चौराहे पे बेचने जाएगी और वही काम कर रही है। अभी MC के यहाँ पे नगर निगम के महापौर के चुनाव चल रहे हैं जी। और हाउस महापौर इस बार रिजर्व कैटेगरी के लिए आरक्षित है और इस समय आपको पता होगा शायद कि दोनों आपके रिजर्व कैटेगरी के जो दावेदार हैं, एक पार्टी के और दूसरे बागी, उनमें आपस में काफी विरोध मचा हुआ है जी। एक दूसरे पे जमकर आरोप लग रहे हैं। यहाँ तक कि जो बागी उम्मीदवार है उन्होंने सीधा सीधा पार्टी पे लगाया है आरोप कि वो जातिगत राजनीति को बढ़ावा देने के लिए राजेश कालिया जी को उम्मीदवार बनाया गया है। मुझे मालूम था और इससे भी आगे बढ़कर के कुछ पूछेंगे, उसको भी एडवांस में बता देता हूं मैं, क्योंकि मैं भी राजनीति और वकालत का ज्योतिषी हूं। एक तो ये कि जिस प्लेटफार्म से चुनाव लड़ रहे हैं कालिया, उस प्लेटफार्म पे जात पंथ धर्म की खेती का कोई प्रश्न नहीं है। ये देश बनाने चलने वाले लोग हैं और जिन संघ के लोगों ने अपना जीवन दान दे करके, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हुआ हो, सारी जीवन कुर्बान करके इस पार्टी का 1980 में जब निर्माण हुआ तो वो निर्माण राष्ट्रीय सोच के तहत हुआ है। मेरे कुनबे के तो तहत नहीं हुआ। यहां जात पंथ की खेती पैदा नहीं होगी और नहीं करने वाले हैं। और जो जिनके खुद के शीशे के महल होते हैं वो दूसरों के पत्थर मारा करते हैं। क्यों? हाँ बताएं आगे। एक चीज और भी आपको पता होगी कि जो अपना मेयर कैंडिडेट है उनका जो पास्ट है काफी क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। हाँ, ये मैं एडवांस सोच रहा था कि इससे भी ये भी बोलेंगे, तो इसका भी। क्या बीजेपी चाहेगी कि ऐसे छवि के आदमी को पास्ट ऑफिसर, इसके बावजूद कि उनके पास 3 और कैंडिडेट थे रिजर्व कैटेगरी के, उनको हटा के ऐसे आदमी को लाना, आपको लगता है कि ये ठीक है पार्टी की तरफ से? एक तो ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं है, या जो भी डिसीजन होता है पार्लियामेंट्री वोट और सिस्टम से होता है, वो गलत हो जाए सही हो जाए, मोहर लग गई वो सही है, ठीक है पहला। दूसरा चीज एक और भी है, विंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, ये जानकारी दे दूं, किसी की हिस्ट्री को लाइसेंस देने का अधिकार जब तक नहीं होता, अगर किसी की क्रिमिनल हिस्ट्री है और उसमें अपील में भी है, और जब तक वो कन्विक्शन की पीरियड को जेल काट सजा नहीं काट रहा, तब तक न क्रिमिनल हिस्ट्री कह सकते हैं न उसको आप सजा याफ्ता कह सकते हैं। क्रिमिनल हिस्ट्री पुलिस डिपार्टमेंट कह रहा है, उन्होंने BC डिक्लेयर किया है, पब्लिक ने डिक्लेयर किया है। ऐसा है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, पुलिस लाइसेंस देने वाली अथॉरिटी नहीं है, इसका लाइसेंस देती है कोर्ट। और अगर कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया, अपील पड़ गई है तो नहीं पड़ी हो तो अपील जेल के अंदर है क्या? प्रोबेशन पीरियड में जेल के अंदर है क्या? है? अपील आप पता कर लीजिएगा। हाँ। मैं 100% श्योर हूं हाँ। अपील 100% होगी, और अगर अपील है तो आप कन्विक्ट
नहीं कर सकते न कह सकते हैं। आप लॉयर हैं, मैं एक चीज उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बताइए। पूछना चाह रहा था उससे। जी जी जी। कन्विक्शन और प्रोबेशन में क्या अंतर है? प्रोबेशन पे अगर आदमी बाहर है तो कन्विक्शन तो स्टैंड करती है। लेकिन क्या प्रोबेशन के पीरियड को आप एक बात बताएं, प्रोबेशन एक अलग पार्ट है, लेकिन नहीं, सुन तो लो ना। जी जी मैं बोल नहीं रहा। कन्विक्शन हुआ है जी और आदमी चला गया, जी अगर उसकी अपील पेंडिंग नहीं है तो फाइनल हो जाएगा कि वो कन्विक्ट है। जी लेकिन अगर उसकी अपील चली गई तो उसे फाइनल जब तक नहीं आप डिक्लेयर कर सकते जब तक वहां अपील का जजमेंट ना आ जाए। श्योर 110%। जी लेकिन प्रोबेशन जो पीरियड मैंने प्रोबेशन पीरियड, वो पीरियड अगर कस्टडी में होता है जी तो उससे तो छोड़ो चुनाव, अगर कोई घर का कैंडिडेट भी मर जाए तो प्रोबेशन पे आ जाता है। तो आपको ये लगता है कि जो सारा ये मामला है ये बिल्कुल सही और सही उम्मीदवार को टिकट मिला है? जो भी किया है पार्टी ने सोच समझ करके किया है। और रही हिस्ट्री, तो हिस्ट्री का जो है पुलिस खाली इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उसका सर्टिफिकेट देने वाला कोर्ट है, और कोर्ट अगर कन्विक्ट कराता तो पार्टी मुझसे पहले क्षेत्रीय टीम उसे जानबूझ करके टिकट नहीं देगी। तो आपको ये लगता है कि पब्लिक परसेप्शन नाम की कोई चीज नहीं है जो शहर में लोग क्यों नहीं है? परसेप्शन है तभी तो जो कैंडिडेट को दिया है, नहीं, आपको पब्लिक प्रतिभागी थोड़ी ना दिया है। पब्लिक परसेप्शन, पार्टी परसेप्शन नहीं। मैं पब्लिक की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक। अगर पब्लिक परसेप्शन नहीं होता तो पार्टी के लोग आंखों पट्टी बांध के थोड़ी टिकट देते, उन्होंने सोच समझ के दिया होगा ना। कल ही पूरी दलित जो चंडीगढ़ का दलित समाज है जी। उन लोगों ने बैठक करके बोला कि हम राजेश काली के खिलाफ हैं। क्या क्या किसी व्यक्ति की जेब में सारा दलित बैठा है क्या? ये भी दलित हैं बैठे हुए हैं लोग, ये दलित हैं, और भी दलित हैं मेरे सामने बहुत बैठे हैं मेरे पुराने एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। ये तो सोशल मीडिया है, नहीं जिसमें वो कहते वायरल तो तरंगे चल, जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ देश में आवाज जाएगी तो वायरल तो बहुत अपने में महत्व। नहीं टेलीफोनिक कन्वर्सेशन एक बार बस मेयर बन जाने दो मेरे को। चुनाव है ना, चुनाव है ना, अगर ये नहीं होगा तो राजनीति का मतलब क्या है साहब? यही तो राजनीति है, वायरल हो, वाइब्रेशन हो, गाना तो पहुंचना चाहिए ना। मैं आपके हिसाब से सही कैंडिडेट है। अरे जो मेरा पार्टी का डिसीजन है वो सर्वोपरि है। आज उनकी सैलरी पे अटैच करने का ऑर्डर हुआ है कोर्ट से। कोई बात नहीं, उसके अगेंस्ट लोग जाएंगे। अगेंस्ट नहीं जाएंगे, अगेंस्ट तो वही जाएंगे ना जिनके अटैच किया है। न तो- वो लोग क्यों जाएंगे? अरे मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ ना, डिसीजन फाइनल नहीं होता ना, सुप्रीम कोर्ट ही है ना फाइनल अथॉरिटी, और सुप्रीम कोर्ट का वकील मैं बैठा हूँ, जरूरत पड़ी तो मैं भी आ जाऊंगा मैदान। हाँ, ये आप कांग्रेस को बहुत भला बुरा कर रहे हैं, बहुत वैसा कर रहे हैं। मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। हाँ, लेकिन कह रहे हैं, लेकिन आपके पार्टी के ही कुछ बड़े नेताओं के नाम कांग्रेस के साथ मिलकर ऐसा कुछ करने का आरोप शहर में चर्चा है, तो क्या करेंगे इसके लिए? क्योंकि आपके पार्टी, सुनने में यही आ रहा है, चर्चा भी बाहर है कि आपके पार्टी के कुछ बड़े नेता कुछ कांग्रेसियों के साथ मिलकर ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। अब वो तो अफवाह वालों से पूछो, मेरे नहीं पास तो आ जाएगी आप- तो मैं काउंटर कर लूंगा। मेरे खाना अभी आई नहीं है, आ जाएगी तो मैं काउंटर कर अरे लूंगा। पूरे शहर में चर्चा है। अरे शहर की चर्चा में आ जाए ना, अगर आ जाएगी सब तक काउंटर कर दूंगा, मैं फोन करके कर दूंगा आपको। जी आप सभी लोगों का इस पत्रकारिता वार्ता में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी आपको धन्यवाद, आभार साहब। और हाथ में दिल्ली के लिए न्योता, दिल्ली चाय पीने पर कभी पत्रकार बंधु कभी आए तो स्वागत, रेल मंत्रालय में, रेल भवन में भी, पार्टी ऑफिस में भी। धन्यवाद।